नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। मैं हूं वैशाली चौधरी। और कोविड के भयावह स्थिति के बीच प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है, विपक्ष का प्रदेश सरकार पर क्या आरोप है और कांग्रेस का क्या पक्ष है, इन तमाम चीजों पर, तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा खुद ट्विटर पर, उनकी पूरी टीम ट्विटर पर इस वक्त बहुत एक्टिव है और तमाम जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद के लिए पूरी टीम बड़ी स्ट्रांगली काम कर रही है। तो सबसे पहले हम दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करेंगे। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत पीटीसी न्यूज़ में आपका। आपका धन्यवाद। मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, हम केवल ट्विटर पे एक्टिव नहीं है जी, हमारी टीम फील्ड में है और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से हम रिक्वेस्ट नहीं ले रहे। हमने हमारी हेल्पलाइन है हर जिले के अंदर, हमारे लगभग 10 से 20 ऐसे वॉलंटियर हैं जिनकी हमने हेल्पलाइन जारी करी है। उनको टेलीफोन पे भी हम जो रिक्वेस्ट आ रही है उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे हमें टीम दीपेंद्र को टैग करके जो भी रिक्वेस्ट आ रही है हम उनके लिए भी प्रयासरत हैं। हम दो तरह से हमको रीच कर सकते हैं लोग। एक तो जो है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हमें टैग करके @दीपेंद्र, टीम दीपेंद्र टैग करके हमें कोई भी रिक्वेस्ट अगर करेंगे तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हम नहीं कहते सारी बातें हम कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी भारी दिक्कत है, कमी है बेड्स की, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, मगर हम हर रिक्वेस्ट को आप के लिए कोशिश करते हैं मदद करने की। दूसरा, हमने हेल्पलाइन जारी करी है, हर जिलेवार हमारे 10 से 20 टेलीफोन नंबर हमने हेल्पलाइन के जारी करे हैं। उनको आप कांटेक्ट करिए। वो साथी हैं जो हमारे हर वॉलंटियर जिले के अंदर जो फील्ड पे उपलब्ध हैं लोगों की मदद और सहायता करने के लिए। ये दो तरीके हैं जिससे हमें कोई भी जिसको जो आवश्यकता हो वो हम तक पहुंच सकता है। जी दीपेंद्र जी, अब हम मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त प्रदेश में कोविड की स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना गंभीर आपको लग रहा है, ये बताइए। स्थिति बहुत गंभीर है। देखिए, आप अगर ध्यान दें, पिछले 15 दिनों से जी लगातार मैं ये बोल रहा था, जब 15 क्या हो सकता है, शायद 1 महीना ही हो गया हो, जब महाराष्ट्र के अंदर ये हुआ था तब मैंने लगातार बयान दे रहा था कि बेड, ऑक्सीजन और दवाई, इन तीनों की स्टॉक बनाए हरियाणा सरकार। दूसरे प्रदेशों में दूसरी वेव से पहले सीख लेके, सबक लेके हम अपने नागरिकों को बचाएं। उस समय जब मैंने बोला तो मुझे बड़ा हल्के में लिया गया उस बात को, और किसने कहा गया कि ये हल्के में अलार्म, बिना बात के अलार्म कर रहे हैं। और अब मेरे को नेगेटिव बताया गया। अभी 2 दिन पहले भी मेरे को नेगेटिव बताया गया कि दीपेंद्र नेगेटिव बात कर रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। मगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं कोई इस समय राजनीति का समय नहीं है, ना मैं राजनीतिक कोई तीखा टिप्पणी करना चाहता। इस समय तो हम सब साथ मिलके देश के लोगों की, प्रदेश के लोगों की जितनी मदद करें वो कम है, और मैं उसी मदद के लिए ही सरकार को, जो मैंने बताया, ये सच्चाई से अवगत कराया कि ग्राउंड लेवल पर बेड की कमी है, आईसीयू वेंटिलेटर बेड की कमी है, दवाइयों की कमी है और ऑक्सीजन की कमी है। सरकार चाहे कितना ये कहे कि इन बातों की कमी नहीं है, मगर कमी है। हाँ, उसका सामना करने के लिए हम सबको एक एक होके पहले तो हम स्वीकारें। जो है, बस मेरी सरकार से यही आग्रह है कि इस बात को स्वीकारते हुए हम सब मिलके इसका सामना करने के लिए आगे आए। दीपेंद्र जी, मेरे 2 सवाल फिलहाल इसी पर जो आपका जवाब है। पहली बात तो ये कि किसने आपको नकारात्मक बोला, हालांकि हमें पता है लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि कौन है जो आपको नकारात्मक बोल रहा है। हमारे पास जो फीडबैक है, सरकार, देखिए विद साहब ने, दूसरा सवाल, मैं दोनों सवाल पहले कंप्लीट कर लूं। विद साहब ने कहा कि भाई दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, सतही तौर पर किसे फिलहाल आप जिम्मेदार मान रहे हैं? जी, पहले सवाल के साथ शुरू करेंगे। जी देखिए, पहली बात, मेरे को विद साहब ने जो नकारात्मक बताया और कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, बेड और दवाई उपलब्ध है, और दीपेंद्र नकारात्मक व्यक्ति हैं और वो जो है गलत बोल रहे हैं। तो ये मुझे लगता नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। ये मेरे को आप कुछ भी कहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप यथार्थ को स्वीकारें और उनका समाधान करें। दूसरा आपका प्रश्न कि हम इसमें किसमें जिम्मेदार मानते हैं। इस समय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं, राजनीतिक आरोप नहीं है। मेरे बड़ा आसान है। मैं राजनीतिक आरोप लगाने के लिए नहीं मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। नहीं, हाँ नहीं वैशाली जी, मैं उस पर
तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मगर मैं राजनीतिक हिसाब किताब करने का समय आएगा, उस समय हम सारे हिसाब किताब मांगेंगे इस सरकार से। अभी मैं सरकार के सामने कुछ सकारात्मक मैंने सुझाव दिए। जो इतनी भयंकर अभी कमी संसाधनों की एक हमारे सामने आ गई, देखिए कोई कोरोना से जो लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा लोग ऑक्सीजन और दवाई की कमी से मर रहे हैं, वेंटिलेटर की कमी से मर रहे हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ हमारी बातचीत जारी है तमाम चीजों पर, यानी इस पैंडेमिक के दौरान सरकार किस तरह से काम कर रही है उस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ बातें कही हैं। आगे आपको हम दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पहली बात तो ये है, जो आपके साथ जो सरकार की शिकायत है वो मैं जरा दर्शकों के सामने रखूं। सरकार का ये कहना है कि आप इतना आपके ट्विटर्स या आपके जो ट्वीट्स हैं या आप जो प्रेस नोट जारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि ये कम है, ये नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे दिक्कत है। जो अच्छे भले हैं वो भी इस तरह के प्रेस नोट्स और इस तरह की जानकारियाँ पढ़कर डर जा रहे हैं। ये सरकार की ओर से जो वक्तव्य जारी किया गया उसमें कहा गया है कि आप डराइए मत, आप अवेयर करिए, वो अलग बात है, लेकिन आप इस तरह आप एक बात बताइए वैशाली जी। जी वैशाली जी, वैशाली जी आप एक बात बताइए जी, कौन सा, अगर सरकार को ये ना, मैंने कहा किसी पे आरोप लगाया, मैंने कहा बात आरोप की नहीं है, डरिए, मैंने नहीं, एक मेरी बात आप प्लीज मेरी एक बात सुनिए। हाँ, बोलिए। वो प्रदेश बताइए, वो राजनीतिक दल बताइए जो ये कह रहा है कि किसी बात की जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन, बेड और दवाई पूरी तरह से उपलब्ध है। वो मीडिया का हाउस भी बता दीजिए आप, वो दैनिक सारे जितने अखबार जो भाजपा के प्रो माने जाते थे, आप आज उन अखबारों की सुर्खियां भी पढ़ लीजिए वैशाली जी। कोई सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। सच्चाई आप, मैं नहीं बताऊंगा तो क्या आप सोशल मीडिया खोल के नहीं देख पाएंगे क्या कमी है कि नहीं है? मैंने केवल ये कहा है कि कमी है, और इसको आप गंभीरता से लीजिए। इससे आगे मैंने एक शब्द किसी पे आरोप, टीका टिप्पणी नहीं करी, ना अपने किसी बयान में करी, ना आज आपके बीच में कर रहा हूं। मैंने केवल एक चीज कही है और उस चीज पे मैं कायम हूं कि कमी है। आप कह रहे हैं कमी नहीं है, हरियाणा अकेला प्रदेश है जिसमें कमी नहीं है, और मैं कह रहा हूं हरियाणा में भी कमी है बेड्स की, ऑक्सीजन की और दवाइयों की। इसको स्वीकारिए और इसको समाधान के लिए मैं सकारात्मक सुझाव दे रहा हूं, और आपको मैं ही नेगेटिव दिख रहा हूं। मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, सरकार पे बहुत कुछ आरोप भी लगाए जा सकते हैं, बहुत से बयान असंवेदनशील भी आए हैं। ऐसे भी कहा गया शोर मचाने से कोई जिंदा नहीं हो जाता, उनके घर वालों को आप कहो शोर मचाने से कोई जिंदा नहीं हो जाता। जो घुट घुट के जिसकी अपने घर किसी परिजन की जान चली गई, मगर मैं उस पर भी मैंने कोई कमेंट अभी तक नहीं किया। सही, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये समय इन बातों का नहीं है, मगर कोई अगर सकारात्मक सुझाव दे तो उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा प्रधानमंत्री से कि दिल्ली में कमी है? उससे क्या उन्होंने डराया? मगर जब हमारे अस्पताल कह रहे हैं कि 2 घंटे में मरीजों को ले जाओ, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो क्या नकारात्मक हो गए अस्पताल? जब रोहतक मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी कॉलेज कह रहा है, सबसे बड़ा मेडिकल हमारा रोहतक मेडिकल कॉलेज पीजीआई, वो कह रहा है कि दाखिला नहीं करेंगे हम एक भी नए मरीज का, ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या वो डरा रहा है मरीजों को? तो क्या सारे ही डरा रहे हैं? तो क्या सारे मरीजों को डरा रहे हैं? सारे अस्पताल, लोग जो है, पलवल के अंदर 7 की मृत्यु हो गई, गुड़गांव के एक नर्सिंग में 4 की मृत्यु हो गई, रेवाड़ी के अंदर एक 5 की मृत्यु हो गई, हिसार के अंदर एक 5 की मृत्यु हो गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उसको हम डराना नहीं कहेंगे, मगर यथार्थ स्वीकार करके ये कहना कि नहीं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की अगर कमी नहीं है तो आप केंद्र सरकार से क्यों मांग कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाए? तो मैं मानता हूं कि आप जो है इस रूप में अगर कोई लेता है जी, मेरा एक कोई मेरा बयान या एक कोई मेरी स्टेटमेंट ये दिखा दो जिसमें मैंने कहा हो कि ये मैं इस पे आरोप ये लगाता हूँ, नहीं वो समय नहीं है। मगर अगर कमी है, अगर दिन रात मेरे पास 1000 फोन आते हैं, दिन रात मेरे जो है मेरे क्षेत्र के लोग, पूरे प्रदेश के लोग करा के मेरे को कहते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति है वैशाली जी। मेरी जिम्मेदारी
सरकार में कोई क्या समझता है या आप लोग क्या समझते हैं कि मैं सच्चाई बोलूं कि नहीं बोलूं। मैं किसी से पूछ के सच्चाई नहीं बोलूंगा। मैं अपने लोगों की सच्चाई अपने दिल से, आत्मा से सामने रखना, सरकार के सामने रखना, बिना सरकार की आलोचना के चाहे मैं रखूं, मगर रखूंगा सरकार के सामने। मैं केवल इतना काम करूंगा जी। अब हम थोड़ा एनसीआर की तरफ रुख करते हैं। एनसीआर के जितने मतलब जो सोनीपत से लेके और गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये जो इलाका है यहाँ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। गुरुग्राम की हालत अगर आप इस वक्त आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपके पास तमाम अनुरोध पहुँच रहे हैं। गुरुग्राम की जो हालिया स्थिति है, जी जी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो ये आप इसको मैं कहूँगा तो आप क्या कहेंगे कि भाई नहीं, क्योंकि मैं यथार्थ की बात कह रहा हूँ और सरकार को समझना चाहिए। मैं समझना चाहिए। नहीं, मैं इसमें 1 महीने पहले स्थिति थी खराब महाराष्ट्र, बंबई की। हाँ। आज से 2 हफ्ते पहले स्थिति खराब थी दिल्ली की जी। आज से 1 हफ्ते पहले खराब हो गई स्थिति गुड़गांव, फरीदाबाद की। आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले स्थिति खराब होनी शुरू हो गई रोहतक, हिसार, सोनीपत, जो साथ लगता क्षेत्र है जी। आज की स्थिति यह है कि ये जो है कुरुक्षेत्र, करनाल और उधर से अंबाला, कहते हैं पंचकुला, अंबाला तक भी बिल्कुल पहले सोनीपत तक पहुंची। जो दिल्ली से ये इन्फेक्शन जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और इन हमारे हरियाणा के जिलों में एक हिस्से में दिल्ली से गया है। उत्तरी हरियाणा में थोड़ा बहुत चंडीगढ़ से भी आया होगा, मगर ये शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाता है, हार्टलैंड की तरफ जाता है। जी। तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है। सबसे ज्यादा आज के दिन स्थिति, सही बात है, एनसीआर की खराब है, मगर बाकी जिलों की जो स्थिति है वो वहां भी केसेस बढ़ रहे हैं जी। अच्छा, आप कहेंगे मैं केसेस बढ़ रहे हैं बताऊंगा तो डरा रहा हूं। हर रोज रिकॉर्ड में आ रहा है केसेस बढ़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड में। और ये सरकारी रिकॉर्ड कितने केसेस आ रहे हैं और कितने दिनों में टेस्टिंग का रिजल्ट आ रहा है, आप पूछ के देखो हरियाणा में कितने दिनों में टेस्टिंग का रिजल्ट आ रहा है। तो टेस्टिंग पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, कितने दिनों में सारे रिकॉर्ड में सारी केसेस आ रहे हैं, सारे डेथ्स आ रही हैं कि नहीं आ रही, वो एक अलग प्रश्न है जी। बाकी अखबार खुल के लिख रहे हैं कि जो है गुड़गांव के अंदर आंकड़ा 10 का और कोरोना प्रोटोकॉल में जो है 150 दाह संस्कार हुए। जी। वो आपको नहीं अलार्मिंग लग रहा? मैंने उस पर भी प्रश्न नहीं उठाया मैंने अभी तक। मैंने केवल ये कहा कि आप ये कमी को पहचानिए, परिस्थिति गंभीर है, आप उस हिसाब से कंट्रोल वॉर रूम बनाइए, सेटअप कीजिए, अपनी तैयारी, संसाधन जितने जुटा सकते हैं जुटाइए। 1 महीने से मैं ये बार 1-2 महीने से कह रहा हूँ, जब से महाराष्ट्र के अंदर ये इन्फेक्शन आया था। और अभी भी मैं यही कहूँगा सरकार से कि इसका गंभीरतापूर्वक सामना करें, सकारात्मक रूप से जो सुझाव हम दे रहे हैं उन सुझाव को भी सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ हमारी बातचीत जारी है तमाम चीजों पर, यानी इस पैंडेमिक के दौरान सरकार किस तरह से काम कर रही है उस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ बातें कही हैं। आगे आपको हम दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा सवाल आपसे अब ये है कि आपने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों के बारे में हमारे दर्शकों को भी आप डायरेक्ट बताइए, ताकि हम भी जान सके कि आपने ऐसे कौन से सुझाव दिए हैं जिन पर आप चाहते हैं कि सरकार अमल करे। जी देखिए, अब मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो हम क्या कर रहे हैं। हाँ। अभी फिलहाल जैसे पहला सुझाव तो मेरा सबसे है, दर्शकों से है कि सबको अपने अपने रूप में, ये कोई, मैं बार बार जैसे मैंने कहा कि कोई हर बात से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं अपने राजनीतिक समर्थकों और विरोधियों दोनों से कहना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। इस स्थिति को समझे, एक दूसरे की मदद करें, वही मैं समझता हूँ सबका कर्तव्य है। और मदद कर सकते हैं कई रूप, बहुत से प्रकार से कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम जो है प्लाज्मा डोनेट करके कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है सभी लोगों के लिए जो कोरोना से पिछले 3 महीने में ठीक हुए हैं। और खास तौर पे अभी जो 1 मई से वैक्सीनेशन के जो है जैब लगाने बहुत लोग जाएंगे, वो उसके बाद वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके पहले प्लाज्मा डोनेट करें ताकि उसमें हमारी मदद हो सके। हमारे वॉलंटियर्स जो लगे हुए हैं टीम दीपेंद्र के, वो प्लाज्मा को लेकर का बहुत स्केर्सिटी है और उसको लेकर वो प्रयासरत रहते हैं। इस विषय में वैशाली जी, हमने एक प्लाज्मा डोनर बैंक
अच्छा, भी बनाया है। अच्छा, ओके। उसके माध्यम से ये हम कई हफ्तों से इस प्रक्रिया में लगे हुए थे, तो जो है मैं समझता हूँ कि कुछ उस वजह से हमारे पास कुछ नाम भी थे जो हम बहुत लोगों को प्लाज्मा उपलब्ध करा पाए और अब करा पा रहे हैं। प्लाज्मा डोनर बैंक में जो है मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, सारे दर्शकों से, कि आप आगे आएँ। बड़ा आसान सा तरीका है, एक व्हाट्सएप का नंबर है, उस नंबर पे अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर, अपना शहर और कौन से महीने में आपको कोरोना हुआ था ये लिख के दें। व्हाट्सएप का नंबर बड़ा सिंपल है, 8908404040, 8908404040। ये जब आपका नाम, आपका शहर, कौन से महीने में कोरोना हुआ था और आपका टेलीफोन नंबर आप लिख के देंगे, तो हम आपके क्षेत्र के अस्पतालों को आपका डेटा शेयर कर देंगे, ताकि किसी भी कोरोना पेशेंट को आवश्यकता हो आपके ब्लड ग्रुप से मैच करते हुए प्लाज्मा की, तो वो आपको कांटेक्ट करें और आप एक जान बचाने में अपना योगदान दे सकें जी। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो अपने अपने तरह से जो है हर ज़िले में लगभग हमारे 10 से 20 वॉलंटियर्स हैं, वो अपने अपने अलग अलग रूप में काम कर रहे हैं, प्लाज्मा से लेकर अंत्येष्टि तक। क्योंकि यहाँ तक कि बहुत से परिवारों में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अंत्येष्टि तक में मदद की आवश्यकता पड़ रही है। ये आपको मैं बताऊँ, गुड़गांव के अंदर ये परिस्थिति है जिसमें हमारे, तो जहाँ कहीं मदद की आवश्यकता पड़े, मैं समझता हूँ कि वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, जो सामर्थ्य है जिसमें खाने की मदद, कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो है अपना परिजनों को खाना, फूड सर्विस, दिल्ली के अंदर ये अच्छे से हुआ है, एनसीआर के अंदर गुड़गांव फरीदाबाद में हो रहा है, तो बाकी जगह भी ये जो अस्पताल हैं, कोविड सेंटर्स हैं, इसमें जो खाने की पूर्ति है उसमें लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। मैं लोगों को एक और सुझाव देना चाहता हूँ, अभी मैं पहले लोगों को सुझाव की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खास तौर पे अपने ग्रामीण आंचल में सुझाव देना चाहता हूँ। ये शहर से गांव में जा रहा है इन्फेक्शन। पहले जब फर्स्ट राउंड था कोविड का, तो लोगों ने बड़ा सीरियसली लिया था और अपने एहतियात भी बरते थे, और गांव के अंदर भी जो है शहर के अंदर आना जाना बड़ा सावधानी से लोग करते थे। उस समय तो लोगों ने ठीकरी पहरा भी लगाया था गांव के अंदर कि कोई गांव के अंदर ना आ पाए, तो इन्फेक्शन बहुत। तो अब मेरा मानना है कि जितनी सावधानी ग्रामीण आंचल में, शहर में कितना कम से कम आया जाए होगी, और जितनी होगी बड़ी सावधानी से होगी और नियंत्रित रूप में होगी। मैं नहीं कहता पहरेदारी वाली परिस्थिति, मगर इतनी नियंत्रित रूप में होगी, उतना मैं समझता हूँ गांव की सेफ्टी जो है ग्रामीण आंचल में सेफ्टी हमारी बनी रहेगी, बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आप देखो, पहले मुंबई में था, अब मुंबई के तो केसेस प्लेटू कर रहे हैं, मगर नासिक का जो क्षेत्र है, पूरी अपना बेल्ट मराठवाड़ा, वहां पे ग्रामीण आंचल में अब जाके केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें इसको ट्रेंड को समझना पड़ेगा। शहर से गांव में जारी है ये, तो जितना गांव के अंदर हम अपनी सेफ्टी रखने का प्रयास करेंगे, उतना मैं समझता हूँ कि हमारे जो है, तो ये सारे मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, इसमें मदद में भी आगे आएँ और अपनी सेफ्टी भी, अपने गांव की सेफ्टी, खुद की सेफ्टी, जो मास्क है जो है उसको लाइटली ना ले। जो है मैं स्वयं कोरोना से निकल के आया हूँ, मैंने देखा है, मेरे माता पिता अभी भी अस्पताल में हैं कोरोना में, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इसको जो गंभीरता से लिया जाए। लोगों से मैं बार बार यही आग्रह करना चाहता हूँ। अब सरकार से सुझाव की बात है, वो मैं आपसे, जो मैंने पहले कहा कि सरकार को तुरंत युद्ध स्तर पे इस सारे मामले को लेना चाहिए, संवेदनशीलता से लेना चाहिए, संवेदनशीलता से और युद्ध स्तर से लेते हुए वॉर रूम सेटअप करे जिलेवार। वो जो वॉर रूम सेटअप करे, उसके नंबर, इजी नंबर सारे लोगों तक पूर्णतः उपलब्ध हों। नंबर उपलब्ध होने के साथ साथ जो है लोगों को ये विश्वास बने कि भाई इन नंबरों को, इस नंबर पे फ़ोन करेंगे हमें अपने ज़िले में, तो हमें बेड की जो आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होगी, हम रात को 2-2, 3-3 बजे हमारे वॉलेंटियर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लोगों के घरों में ऑक्सीजन देने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को बेड मिल नहीं रहे। बेड इसलिए नहीं मिल रहे कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम नए दाखिले नहीं करेंगे, प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो। अब वो अपने घर पे हैं, मगर परिस्थिति ऐसी है कि बिना ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लेके हम घर जा रहे हैं। तो सरकार को भी ये सुविधा शुरू करनी पड़ेगी। बड़े पैमाने पे जो है सरकार अपना घरों तक
ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से अगर आपके पास एडमिशन्स नहीं है, आपके पास बेड नहीं है, तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लोगों के घर तक पहुंचे, दवाई और ऑक्सीजन के जो स्टॉक्स हैं उसकी उपलब्धता सरकार बढ़ाए। मैं तो ये भी कहूँगा वैशाली जी, परिस्थिति पे पैनी नज़र रखे सरकार जी। जरूरत पड़ती है तो नियंत्रित लॉकडाउन जी, लॉकडाउन का नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि उसको लेके काफ़ी नेगेटिविटी भी है, मगर कहीं ना कहीं सरकार को समय की जरूरत कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की स्पीड है, हाँ, बिल्कुल। हाँ, इन्फेक्शन के रेट को कम करने के लिए पूरे देश में, मैं केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में एक नियंत्रित लॉकडाउन जैसी स्थिति बनाकर और उसकी एक समय सीमा तय करके कि भाई हम 10 दिन के लिए कर रहे हैं, ये 10 दिन के बाद खोल देंगे, इन 10 दिनों में हम अपने ऑक्सीजन के स्टॉक को दुरुस्त करेंगे, दवाइयों के स्टॉक को दुरुस्त करेंगे। तो ये थे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि बात राजनीति की नहीं है, राजनीति करने की इस वक्त नहीं है, जरूरत है इस आपदा के समय किस तरह सभी मिलकर एकजुट होकर हम इस मुसीबत के समय काम करें। और उन्होंने साफ तौर पर सरकार से ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की है ताकि सब मिलकर बैठें और इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान निकाला जाए और कहीं ना कहीं इस मुसीबत को किसी तरह कम करने की कोशिश हो। फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा में इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत या मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।